तो लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा डिस्कस की थी। उसके थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने फिनिश किया था। तो आशा है कि आप उस पूरी लेसन को अच्छे से देखकर समझ गए होंगे और समझने के साथ साथ अपने नोट कॉपी में आप उसे पूरी तरह से फेयर भी करते जा रहे होंगे। ये जो नोट कॉपी आपकी तैयार होगी धीरे धीरे, वो अपने आप में आगे चल के आपके लिए काफ़ी बहुमूल्य हो जाएंगी। तो आज हम लोग जितने भी अलजेब्रा के पार्ट हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स के प्रॉब्लम बनाने में बार बार उसका उपयोग होता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि अलजेब्रा में किस तरह के हमें फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस पर हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड टी। फिजिक्स में टी को जनरली टाइम के रूप में बोलते हैं, तो कई रूप में आपको मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम टी के रूप में ले रहे हैं फॉर इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टी या प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये टी के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको दिया है और आपको इससे टी के मान निकालने हैं। निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप इसके कई बार मैट्रिकुलेशन के पहले तक में इस तरह के सवाल बनाए होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का तो एक तो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वैसे इसकी एक और मेथड है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और आप उससे भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों मेथड को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो है स्प्लिट करके, तो जो सवाल है आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ टी स्क्वायर इस टी को 3t माइनस 2t लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। माइनस 6 गुना 1, यहाँ जो भी है 1 करते हैं तो माइनस 6 आएंगे। तो माइनस 6 को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि उनके जो दो टर्म बने उनके समेशन +1 आ जाए। ठीक है, तो आप किसी दोनों में से किसी दोनों को माइनस ले सकते हो, दोनों को प्लस ले सकते हो, एक को प्लस एक को माइनस ले सकते हो, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम उन दोनों का करें तो 1 गुना माइनस 6 मतलब माइनस 6 आ जाए। तो हमने एक टर्म लिया +3, दूसरा लिया -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 गुना +3 गुना -2 -6 होगा और इसको जब हम जोड़ेंगे तो +1 होगा। तो ये हमें लगता है कि आप ये बातें बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये होंगे टी स्क्वायर और इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t + 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो फिर ये हो गया t + 3 और फिर यहाँ से t + 3 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में है t + 3, तो बचेंगे यहाँ t - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ की प्रोडक्ट है और इन दोनों का गुणनफल 0 होना चाहिए। तो 0 कब हो सकता है, अगर या तो ये 0 हो जाए तो 0 गुना समथिंग 0, या नहीं तो ये 0 हो जाए तो 0 गुना समथिंग 0। तो इसका मतलब हुआ कि t + 3 अगर 0 हो जाता है तो इससे हमें t के मान क्या मिलेंगे, -3 मिलेंगे। और अगर t - 2 का मान 0 हो जाता है तो यहाँ से हमें t के मान क्या मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे प्लस में। तो इसका मतलब t के मान या तो -3 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो इसके दो मान आए, -3 और +2। तो एक तो हुआ फर्स्ट मेथड जो कि आप पहले से अच्छे से जानते हैं। दूसरा मेथड भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सेकंड मेथड। और ये मेथड क्या है, तो t बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b स्क्वायर -4ac/2a, दैट इज़ द फॉर्मूला, आपको पता है। b का मान यहाँ लिखेंगे +1, b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर -4 गुना वो a का मान यहाँ फिर 1 है और c का मान कितना, तो -6 है। साइन के साथ लिखते हैं कोएफिशिएंट का वैल्यू, और a का मान हो गया 1, तो -1 प्लस माइनस √अंडर, देखो तो माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24 प्लस 1 25,
बटा में 2, तो ये हो जाएंगे 5, -1 प्लस -5/2, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसमें माइनस ले लेते हो तो -1 -5 -6/2 -3 आएंगे। और फिर अगर आप यहाँ प्लस ले लेते हो तो +5 -1 +4/2 +2 आएंगे। तो इससे t के मान आपको -3 और 2 ये 2 मान आ गए। तो इस तरह से अगर कभी कोई सेट हो जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं सेट होता है तो आप किसी केस में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 2 तरीका से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी के बाद से फिजिक्स में जहाँ कहीं भी मिलेगा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम आपसे एक प्रश्न देते हैं, कहते हैं गिवन एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मान लो y = tan थीटा इंटू x माइनस हाफ z डिवाइडेड बाई v cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू x²। आप इस इक्वेशन को थोड़ा देखिए और इस इक्वेशन को देखने पर आपको लगेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आपको लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इस इक्वेशन को देखने पर क्या हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एहसास करा रहा है? हाँ, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, उस रूप में तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो क्वाड्रेटिक की पहचान कैसे पता चलती है? तो जो वेरिएबल है उसके पावर से। तो यहाँ वेरिएबल के रूप में अगर आप x को गौर से देखोगे तो इसके पावर एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। सो यू कैन से इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। कहता है कि इफ़ अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के मान 2 आएंगे ना, x के 2 मान आएंगे। तो मान लेते हैं इफ x1 एंड x2 आर 2 वैल्यूज ऑफ x, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के जो 2 मान आएंगे उसको हमने मान लिया x1 और x2। x1 एंड x2 आर 2 वैल्यूज ऑफ x। तो प्रश्न कहता है फाइंड x1 + x2, ये आप बताएं, और दूसरा x1 इंटू x2 ये बताएं। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एकदम कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करें? तो जो सारे जो टर्म होते थे वो सब बराबर के एक साइड और दूसरे साइड में 0 रहता था, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड रूप दिखता था। तो हम इसको उसी रूप में ले आते हैं, माइनस जो इसके पूरे टर्म को हम इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएंगे z/2 v cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू x²। ये वाली बाबू, ये पूरी बात को हम इस तरह से लिख दिए। तो इधर आ गया तो माइनस प्लस हो गया, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस tan थीटा इंटू x, और इधर में एक पहले से ही y पड़ा हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है। तो अगर हम यहां x1 + x2, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, जिसका फॉर्मूला था -b/a, वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे b की जगह क्या दिख रहा है? तो b की जगह दिख रहा है -tan थीटा,
b की जगह दिख रहा है माइनस टेन थीटा और a की जगह दिख रहा है g डिवाइडेड बाई इतना, तो डिवाइडेड बाई इतना को ऊपर भेज दिया तो दैट इज 2 टाइम्स v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से लिख दिए हैं और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस ये माइनस हो गया प्लस। टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसे। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कट गए और आप यहाँ गौर से देखो तो v स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, फॉर्मूला आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में याद किए हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के लिए। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा यहाँ लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई जी रह गया। तो दिस इज द वैल्यू x1 प्लस x2। ये जो है x1 प्लस x2 का एक ये वैल्यू आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस तरह के फॉर्मूला अलजेब्रा में भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट वाली उपयोग में आएंगी। चलो, हमने तो अभी एक निकाला, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो हम लोगों को है पूछ रहा है x1 इंटू x2 के मान बताएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका होता है मान c बाई ए होता है। तो c का मान कितना है बाबू? तो c देखो, c कहाँ है, इसको हम नीचे लिखते हैं कहीं छुप न जाए। तो हम इसको हटाते हैं, इसका तो काम हो गया। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट की। बी पार्ट में अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका मान होगा c बाई ए, तो c की जगह कितना दिख रहा है? c की जगह पर इस इक्वेशन में c की जगह पर है प्लस वाई और a की जगह तो वही है इतना, g डिवाइडेड बाई, तो ऊपर में चला गया, दैट इज 2 टाइम्स v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो ये मान इतना ही रह जाएगा, दैट इज 2 इंटू वाई इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस मच। इसमें तो कोई फॉर्मूला सेट तो हो नहीं रहा, तो आप इसका जवाब इतना कह सकते हो। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इसका मान इस तरह से निकाल सकते हैं। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ कुछ सवाल लेते हैं, तो हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर सवाल ले लेते हैं। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पहले लेते हैं। फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ रूट अंडर 24 using binomial approximation है ना। वैसे तो आप रूट अंडर 24 का मान तो कैलकुलेटर में दाबोगे तो मान आ जाएगा, परंतु हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर इसका मान निकालने सीखना चाहते हैं। तो आप इस बात को कुछ इस तरह से समझो, रूट अंडर 24 को, इवन 24 को 25 माइनस 1 लिख सकते हैं, 23 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 25 माइनस 1 लिखे हैं। और रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलो अभी आप रूट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस रूट के अंदर में ही 25 जो भीतर में टर्म, उसको आप कॉमन लेकर बाहर निकालो तो कितने आ जाएंगे? 1 माइनस 1 बाई 25, ऐसा। अब आपको समझ में आएगा कि अगर तुम इसको 24 को 24 को 23 प्लस 1 करते और 23 जब तुम बाहर निकालते और वो 23 जब रूट के बाहर आने की बात करता तो उसकी रूट तो निकल नहीं पाता। लेकिन अगर आप 25 करते हो तो ये 25 जो है वो 5 बनकर रूट के बाहर आ जाएगा।
इतना रहेगा, रूट के अंदर में इतना रहेगा, परंतु ये 5 बनकर बाहर आ गया। और गौर से देखो तो जो रूट के अंदर में रह गया 1 - 1/25 रूट के अंदर में, इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को सेटिस्फाई करने के कंडीशन में आ गया है अप्रोक्सीमेशन वाला, कि यहाँ पर 1 है और यहाँ जो भी है वो 1 से बहुत छोटा है। हमने बताया था कि अगर कोई छोटा हम किसको कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि 1 से मतलब उसकी जो वैल्यू है 20वां भाग अगर हो जाता है 1 का, तो हम उसको छोटा मानना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखो तो 1 से 25वां भाग है ये, तो छोटा हम कह सकते हैं। तो हम इसको छोटा अगर ले लेते हैं, है ना, तब इसके बाद आप यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के अनुसार जो भी पावर है वो आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ 1/2 × 1/25 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और तब उसके बाद देखिए तो 5 1 - 1/50 होगा, 2/100 होगा, तो 0.02 ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको घटा दीजिए 1 - 0.02 तो 0.98 आएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, तो 4.90। तो इसके रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे 4.90 या 4.9 कह सकते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कहीं पर अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ पर इसका मान कुछ इस तरह से कह सकते हैं। √24 का मान अप्रॉक्सीमेटली 4.9 होगा। और ये एग्जैक्ट मान नहीं है, याद रखिएगा, ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेट होना शुरू हो गया है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये तो हुआ एक बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन सिंपल। अगर कभी ऐसा कोई संख्या हो, आप उसका मान निकालना चाहते हैं, आपके पास कैलकुलेटर की वहाँ सुविधा नहीं है, तो आप इस तरह से बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल अब हम दूसरा लेते हैं। दिया हुआ है गिवन acceleration due to gravity at a height h is given by z is equal to gm/r plus h का होल स्क्वायर, दैट इज दिस। और यहाँ पे वेयर gs का मान दिया हुआ है gm/r²। ठीक है, एंड h is very less than r। Find the approximate value of z in terms of gs using binomial approximation, हम यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, और आप को ये अपने दिमाग से कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं समथिंग, इस तरह से आपको अपने से ये बात सोचनी होगी सवाल के अनुसार। तो देखो, ये सवाल की थोड़ी सी लंबाई बड़ी होगी, थोड़ा देखने में टिपिकल लगेगा, परंतु देखो कैसे मैनेज करते हैं। दिया हुआ है z = gm/r plus h का होल स्क्वायर, इट इज गिवन। हमें g का मान gs के टर्म में चाहिए, जिस gs का वैल्यू इतना है, gm/r²। और ऊपर में gm तो दिख रहा है, परंतु नीचे में r² नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस
इस एक्सप्रेशन जो नीचे में उससे हम r को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो r को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा h/r, और ये पूरा जो है होल स्क्वायर में था तो ये भी अभी होल स्क्वायर में ही रहेगा ऐसा। अब हम यहाँ पे इसको gm/r² ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम अगर ब्रैकेट तोड़ दें तो ये स्क्वायर यहाँ आ गया और यहाँ पे 1 + h/r का होल स्क्वायर आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये gm/r² को हम gs लिख सकते हैं, gm/r² दैट इज gs, और डिनोमिनेटर में 1 + h/r डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो क्या हम यहाँ -2 पावर लगाकर इसको ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको देखो दिया हुआ है कि जो h है वो बहुत बहुत छोटा है r से, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो h/r है वो बहुत बहुत छोटा है 1 से। हम अगर दोनों साइड कैपिटल R से डिवाइड कर दिया तो h/r यहाँ बच गया 1। तो यहाँ कह सकते हैं कि h/r जो है, ये जो टर्म है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब कहने का कि ये जो आपका यहाँ टर्म है h/r दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से तो आपको ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को पूरी कंडीशन के साथ लगने लायक हो गया है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और लगाने के लिए करना क्या है, तो जो पावर है आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये GS1 ± 2 h/r ऐसा, और यही इस g का वैल्यू GS के टर्म में हम यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरह से बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को हम कैसे लगाते हैं सवाल में बनाने के लिए, इस पर आधारित एक सवाल हमने लिया था। अब यहाँ पर हम ऐसे सवाल मिलते रहेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के आधार पर, या हम जहाँ कहीं भी बोलेंगे बायनोमियल लगाओ तो आप वहाँ लगाइएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हम लोगों को। जो इसके बाद पढ़े थे लॉगरिथम, पहली बात हम एक सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं कि एक्सपैंड करो। एक इक्वेशन हम दे देते हैं t = 2π √L/z यूजिंग log base e बोथ साइड्स, है ना। यूजिंग नहीं, टेकिंग कह सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड लिख दिए थे। तो आप इस सवाल को देखिए, और करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है बस उसके अनुसार करना है। आपको लॉगरिथम के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो कहता है कि आप क्या करो, इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग लो, उसकी बेस ई रखो और उसको एक्सपैंड करो। तो करते हैं हम, देखो t = 2π L/g है ना। तो L/g का पावर हो जाएगा रूट के लिए 1/2, तो L पे पावर 1/2 और g का पावर डिनोमिनेटर में बनेगा 1/2, जिसको हम ऊपर भेज सकते हैं -1/2, इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, log t बेस e के साथ, और यहाँ log e 2π L 1/2 g -1/2, दिस मच, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब इस एग्जाम्पल को करने का मतलब हुआ कि आपको अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन है तो आप दोनों साइड लॉग अपने मन से ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो लॉग की फॉर्मूले जितने हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो अकेला log t है तो भाई वो वैसे ही रह गया,
राइट हैंड साइड में देखो तो इतने टर्म जो है आपस में 2 पाई एल पे पावर 1/2 जी पे पावर -1/2, दीज ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन। तो लॉग के बगल में अगर कुछ गुना है तो जोड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। तो हम इसको करते हैं वैसे, log 2 लिख सकते हैं, प्लस log पाई लिख सकते हैं, प्लस log l पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस log g पे पावर -1/2 लिख सकते हैं। और सबके बेस क्या हैं? तो सबके बेस बाबू ई ही हैं जो है लिए हुए। अगर हम log बेस 10 लिए रहते तो सब में log बेस 10 होता। बेस हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस बेस 1 नहीं होता है, ये समझ के रखिएगा। पता नहीं हम शायद वहाँ बताए हैं या छूट गया है। तो बेस कभी भी 1 नहीं होगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, परंतु वो पॉजिटिव का मान 1 नहीं होगा। एक से छोटा हो सकता है, एक से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं होगा, ये समझिएगा। तो चलिए हम इसको, और क्या कहीं और फॉर्मूला लगने की व्यवस्था? यस है। यहाँ पर देखो m पे पावर n बताए थे, अगर पावर हो तो गुना में आ जाता है। तो ये आप यहाँ एक और एक्सपेंशन कर सकते हैं, फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दीजिए, ये पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, और यहाँ पर -1/2 यहाँ पर गुना में आएगा, तो प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा log g के साथ, बेस ई रहेगा। तो यही एक्सपेंशन है, यही एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड लॉग वगैरह लेकर के हम सवाल को बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो लॉग की फॉर्मूला है उसको हम लगा सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है सवाल में, गिवन Q is equal to Q0 1 माइनस ई पे पावर -t डिवाइडेड बाई RC, दिस मच। एक ही ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका हम डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि दैट इज हियर इट इज Q। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज, Q0 दैट इज अगेन अ चार्ज, E यूलर नंबर है 2.718 एक्सपोनेंशियल टर्म जिसको कहे थे, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, और T है टाइम। T बाबू टाइम है। पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। T का मान आप निकालिए, जो पावर में चढ़ा हुआ है उस T को हमें कैलकुलेट कर निकालना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वो T निकालना है। हम न्यूमेरिकल मान दे देते हैं, वैल्यू ऑफ T व्हेन Q0, Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q का मान जो है 10 माइक्रोकूलम है, Q0 का मान जो है वो 20 माइक्रोकूलम है, Q0 का मान 20 माइक्रोकूलम है। ये म्यू जो हम लिखे हैं इसका भी हम आगे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पढ़ेंगे, तो वहाँ हम आपको सिखाएंगे। म्यू को बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁻6 इसकी वैल्यू होती है, और C जो है वो कूलम, वो उसका यूनिट है। चूँकि चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका यूनिट लिखे हैं। R जो है 100 ओम है, R जो है बाबू 100 ओम है, और C जो है, ये जो बाबू C है दैट इज ऑल्सो 100 माइक्रोफराड, 100 माइक्रो 10⁻⁻6, और F जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड फराड, FARAD, फराड। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, और इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं तो देखो आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, Q दिया है, Q0 दिया है, R दिया है, C दिया है, सारे मान दिए हुए हैं, और E का मान भी तुम जानते हो 2.718 तुम जानते हो। आपको ये इक्वेशन
में सारे नोन टर्म को रख देना है और t का मान सॉल्व कर कर निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर तुमको जो डाटा दिया हुआ है ऐसे ही आप उसमें सीधे पुट करके तुम सॉल्व करना शुरू कर दो तो तुम उलझ जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि जिस चीज़ को निकालना वो माथा पे चढ़ा हुआ है, और वो भी किसके, तो ई के माइनस के साथ। तो हम थोड़ा सा इसको देखो कैसे करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कि Q0 को नीचे लाते हैं, Q बाई Q0 मान आ जाएंगे 1 माइनस, और ये जो माइनस पावर उसको भी हम नीचे करते हैं, प्लस हो जाएगा e पे पावर t बाई आर सी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये q का मान जो हमें दिया हुआ है 10 ये, और Q0 का मान जो हमें दिया हुआ है 20, ये भी देखो माइक्रोकूलम में, ये भी माइक्रोकूलम में कट जाएंगे, तो हमें यूनिट का कोई टेंशन यहाँ अब नहीं है। हियर इट इज़ 1 माइनस 1 बाई ई पे पावर t बाई आर सी। बस समझते चलिए। अभी देखो यहाँ r और c का जो भी वैल्यू हमें मालूम तो है, लेकिन हम रखे नहीं हैं, है ना, क्योंकि अभी हम बस इसको ऑपरेट करके इस वैल्यू पर पहले आएंगे, और तब जब निकलने की बात होगी तो हम r और c का मान लास्ट में रखेंगे। नहीं तो अभी रख देंगे तो लंबी चीज़ें देखने में लगेंगी और ढोना पड़ेगा जब तक कि t नहीं निकल जाता है। तो हम इस टर्म को माइनस वाले के साथ वाला जो टर्म उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो ये मान हो जाएंगे ई पे पावर t बाई आर सी, और इस पार्ट को जिसका मान हुआ 1/2 उधर भेजते हैं, तो ये आ गया, और 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ से अभी तक जो हम सिंप्लीफाई किए तो क्या पता चला, वो पता चला ई पे पावर t बाई आर सी का मान जो है वो 2 आया। ये भी देखो 1 बाई इतना, ये भी 1/2 है, तो हम यहाँ ई का मान 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अब हमें ये t चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, और log में log अगर हम दोनों साइड ले लेते हैं, दोनों साइड हमने log ले लिया। log हम अपने सुविधा अनुसार अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं, जहां हमें उचित लगेगा कि यहाँ लेना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो log ले लिया। अभी हम बेस का डिसीजन नहीं किया, अभी हम देख लेंगे, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि बेस क्या लेना चाहिए, यहाँ पता चल जाएगा। हम दोनों साइड log लिए हैं। log के बगल में देखिए e पे पावर इतना चढ़ा हुआ, तो ये जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, तो t बाई आर सी log e इज इक्वल टू log 2, ऐसा होगा। अगर हम log की बेस e लिए रहते, अगर हम यहाँ दोनों साइड log बेस e लिए रहते, ऐसा लिए रहते, तो फायदा क्या होता, फायदा ये होता कि log e बेस e, तो बेस और जो इसके आर्गुमेंट है बराबर हो गए, और जब बेस आर्गुमेंट log में बराबर होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इस पूरे फैक्टर का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ log 2 का मान याद है, पढ़ाए होंगे, इसका मान 0.693 होता है, और इसका मान हो गया बाबू 1। तो t लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, तो t बाई आर सी, और राइट हैंड साइड में हुआ 0.693, तो t का मान हो गया 0.693 इंटू आर सी, दिस मच। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू निकल गई। और अब हम यहाँ पर t के मान निकालने के लिए वैल्यू को रख देते हैं, इसको हम हटाते हैं, तो t के मान 0.693, r का मान तो 100 है, और c का मान हो गया है 100 माइक्रोफराड है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या हम इसका माइक्रो का वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁻⁶ जो वैल्यू है वो रख देते हैं, तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आपको सेकेंड में आएगा। टाइम निकल रहा है तो ये सेकंड में आपको रिजल्ट आएगा, आवर में नहीं आएगा, मिनट में नहीं आएगा, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड है तो सेकंड में आएगा, और यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट दी आंसर।
ठीक है, ये गुना भाग जोड़ घटा हम आपके लिए छोड़ देंगे, इसमें हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आप जोड़ घटा गुना अच्छे से जानते हैं और वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको भरमार मिलेंगे सवाल बनाने की प्रक्रिया में, जहां आपको अपने मन से लॉग लेना पड़ जाएगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये था लॉगरिथम। और भी कई सवाल मिलेंगे आगे, जहां मिलेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमने लॉगरिथम के बाद हमने सीरीज और सीक्वेंस पढ़ा था। लॉगरिथम के बाद हमने एक सीरीज और सीक्वेंस पढ़ा था। तो हम उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिया हुआ गिवन ए सीक्वेंस एज व्हाट इज इट 3, 5, 7, 9, इस तरह से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछता है कि फाइंड द 100th टर्म, या आप यूं समझ लीजिए कि 99th टर्म, 99वां टर्म क्या होगा टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब कि ये पहला टर्म है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9, है ना, और इसी तरह से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरह से और बनेंगे टर्म। तो आपसे पूछता है कि 99वां जो नंबर आएगा, टर्म आएगा, उसकी संख्या क्या होगी। और दूसरा पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस टू 99th टर्म। 99वां टर्म तक की जो सीक्वेंस में मान आते हैं, उतना तक की जो उसकी सीरीज बनेंगी, उनका जोड़ बतानी है। तो कैसे करोगे? ये सबसे पहली बात कि आप ये सीक्वेंस को पकड़ो कि ये क्या चीज़ में है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, किस तरह की सीक्वेंस का फॉर्मेशन ये किए हुए है, कैसा लग रहा है आपको? तो इट इज़ इन एपी, गिवन सीक्वेंस इन एपी। ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी में है, और एपी का जो nth टर्म का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, a + n-1 इंटू डी, देखिएगा आपकी जो क्लास में बताई हुई है, nवां टर्म की जगह लिखे थे a + n-1 इंटू डी। तो a फर्स्ट टर्म है, तो ये है 3। 99वां टर्म आपको चाहिए, 99th टर्म आपको चाहिए, तो n की जगह 99 - 1। डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि कोई एक टर्म को उसके पहले वाला से घटा दोगे तो 7 में से 5 गया तो 2, तो इस तरह से। तो देखिए इसके रिजल्ट क्या आ गए, 3 प्लस 99 में से एक गया 98 इंटू 2, और इसके मान आ जाएंगे 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 1 19, और 199 इसके रिजल्ट आ जाएंगे इस तरह से, है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप ये कैलकुलेट करके बात बता सकते हो कि भाई 99वां टर्म जो होगा वो इतना होगा। नहीं तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो बस बैठ के लिखते चलो, 99वां टर्म तक पहला तो है ही, 1 2 3 4 तो लिखा ही है, 5वां 6ठा 7वां इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो चलो ये तो पहला सवाल था, बड़ा आराम से बन गया। दूसरा जो सवाल है कि इसका सम निकालना है, मतलब कि 3 + 5 + 7 + 9 एंड डैश 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 डैश, और 99th टर्म का ये जोड़ करना है, डैश डैश तक, 99th टर्म तक का आपको सम करना है। तो आप कैसे करोगे? तो देखो फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का मान तो 99 हो गया /2, 2 a का मान 3, a का मान 3 है, यहाँ 3 है, प्लस
99 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 2 है, डी का मान हमने यहाँ निकाला है 2, और आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको इन सभी संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात यहाँ फॉर्मूला के तौर पर हम आपको और बताए हुए थे कि अगर यहाँ 99वां टर्म जो है, अगर वो 199 अगर हम ऐसा लिख देते हैं, है ना, तो फिर अब इस सवाल को बनाने की जो फॉर्मूला बनेगी वो अब ऐसा बनेगा, वो क्या होगा, तो n/2 a प्लस l, ऐसे। हम इसको अभी रहने देते हैं, एक और इसका ये रहने देते हैं, और आप इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर कर लेना। हम दूसरा यहाँ बता देते हैं इसी का सेकंड मेथड, कि अगर s का मान आप ऐसे लिखते 3 + 5 + 7 और डैश 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 चला गया, 99 का जो टर्म है वो, अगर आप यहाँ 199 ऐसा लिख देते हैं जो 99वां टर्म आया है, और तब अगर आप इसकी काम करते हैं, ये 99वां टर्म अगर आपको दिया हुआ है, वैल्यू आप निकाल लिए हैं या आप जानते हैं, तब इस केस में फॉर्मूला n/2 a प्लस l ऐसा लगा देंगे, क्योंकि हम लास्ट टर्म जानते हैं। और ये n का मान तो वही है 99/2, a का मान तो 3 है बाबू यहाँ, प्लस l का मान हो गया 199। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, दोनों को आप देखोगे बराबर ही आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक हम एग्जाम्पल लिए थे जिससे कि आप इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। सवाल कहता है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट from a height h on a solid horizontal floor, horizontal surface, एक h ऊंचाई से एक बॉल को हम रिलीज कर देते हैं रेस्ट से। जब वो छोड़ते हैं, रिलीज मतलब छोड़ना, तो अगर आप इस बॉल को जब भी छोड़ते हैं तो उस समय रेस्ट में था, जमीन से h ऊंचाई ऊपर है, जमीन से h ऊंचाई ऊपर है। और क्या कहता है कि ईच टाइम द बॉल rebounds 4/5 time, 4/5 of height it was fallen। मतलब कि हर एक बार बॉल जितनी भी हाइट से गिरकर जमीन को आया है ना, each time the ball rebounds 4/5 of height it was fallen after striking, मतलब कि फ्लोर से टकराने के बाद हर एक बार जो बॉल है वो 4/5वां भाग ही रिबाउंड कर करके ऊपर उठता है। जितना भी हाइट से वो नीचे गिर कर आया है, उस हाइट का 4/5 हाइट ही ऊपर राइज करता है, रिबाउंड करता है। तो क्या होगा, अगर मान लो कि 50 मीटर से नीचे आया है तो उठेगा तो कितना मीटर जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, अब 40 मीटर मान लो कि अब 40 मीटर उठा तो 40 मीटर नीचे आएगा। अब 40 मीटर नीचे आया तो अब कितना ऊपर जाएगा, तो 40 यहाँ गुना करेंगे तो 8 चौके 32 मीटर ऊपर जाएगा। तो हर एक बार उसकी हाइट क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। पूछता है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, है ना। टोटल दूरी कितना ये बॉल चलेगा रुकने से पहले तलक में,
ये आपकी बॉल की स्थिति है। आप यहाँ थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिए। भाषा में थोड़ा सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को पढ़ करके पहले इसकी जो स्थिति परिस्थिति है, जो सिचुएशन हमें डिज़ाइन करके ये बताना चाहता है, उसको इमेजिन करना मस्ट है। जब तक स्थिति परिस्थिति हमें नहीं दिखेगा तो सवाल में हम अपनी गणित या जो अपनी फिजिक्स है वो नहीं लगा पाएंगे। दैट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन रिक्वायर्ड। तो आइए हम इस सवाल की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह है बाबू आपकी एक कोई फ्लोर, मान लीजिए कि एक फ्लोर है, ठीक है, और एक बॉल है यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल की हाइट है h, और हम इस हाइट से इस बॉल को रेस्ट से छोड़ देते हैं। तो रेस्ट से अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो बॉल है वो h हाइट से नीचे आएगा और आकर के स्ट्राइक करेगा इस ज़मीन को, और स्ट्राइक करने के बाद जो ये अब रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा तो इसकी जो अब हाइट ऊपर जाने की होगी वो h नहीं होगा, वो जिस हाइट से वो आया है टकराने के बाद उस हाइट का 4/5वां भाग ही उठेगा। अगर हम इस उठी हुई हाइट को अगर h1 नाम देते हैं तो h1 का मान क्या होगा, तो 4/5 ऑफ दिस वैल्यू ऑफ h। ये आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये भाषा में ही लिखा है। Each time, every time the ball rebounds 4/5 of height it was fallen। जितनी हाइट से वो गिरा है टकराने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग टकराने के बाद वो उस हाइट का 4/5वां भाग ही उठता है। तो h से वो गिरा है तो ये उठा मान लो h1, तो h1 का मान होगा 4/5 इंटू h। अब देखो ये अगर मान लो कि h1 हाइट तक उठ पाया तो क्या ये यहाँ उठ करके यहीं हवा में रहेगा? नहीं ना, फिर ये वापस ग्राउंड को आएगा। अब वो कितनी हाइट नीचे आएगा, मतलब कि अब जो वो टकराएगा वापस ग्राउंड को वो कितनी हाइट से आकर के टकराएगा, तो वही h1 कहेंगे। अरे भाई जितना ऊंचाई गया हो उतना ही ऊंचाई से लौटेगा h1। और अब जो ये टकराया तो अब जो ये उठेगा इसकी हाइट अब इस h1 की 4/5 भाग होगी। दैट इज इफ इट से इट इज h2, तो h2 का जो मान होगा वो 4/5 टाइम्स ऑफ h1 होगा। ये जो h2 का मान होगा, क्योंकि ये जो रिबाउंड हुआ है ये यहाँ जो टकराया है वो कितनी हाइट से आकर टकराया है, h1। तो h1 से अगर हाइट से आकर टकराया तो रिबाउंड होने के बाद 4/5 ऑफ h1 होगा। और h1 का मान हम यहाँ से ला के रख सकते हैं, ये वाला h1 का मान ये ला कर रख सकते हैं, तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर इंटू h, ऐसा हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब देखो ये जो h1 h2 हाइट तक ऊपर गया, अब यहाँ पर ते वापस ये लौटेगा और ये जो आकर के यहाँ पर वापस स्ट्राइक करेगा, तो कितनी हाइट से आकर के स्ट्राइक किया, h2। और अब जो ये रिबाउंड होगा तो अब ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा, तो मान लिया जाए h3। तो h3 का जो मान होगा वो 4/5 टाइम्स ऑफ h2 होगा, क्योंकि इस केस में जो स्ट्राइक हुआ है कितने हाइट से आकर स्ट्राइक हुआ, h2। तो अब जो रिबाउंड होगा वो 4/5 ऑफ h2 होगा। h2 का मान हम यहाँ जो निकाले हैं वो ला कर रख सकते हैं, इतना मान निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल क्यूब इंटू h, इस तरह। और इसी तरह से वापस आएगा, टकराएगा, फिर h3 से आकर टकराएगा और ये वो अब जो ऊपर जाएगा तो अब ये h4 होगा। और h4 का मान आप इसी तरह से बोल सकते हो, हम एक और लिख देते हैं 4/5 ऑफ h3 कहेंगे, क्योंकि इस केस में h3 हाइट से आकर के आया है। और आप इसका मान 4/5 टाइम्स ऑफ h⁴ इंटू h ऐसा लिख सकते हो। तो एवरी टाइम इट विल राइज अ लिटिल लेस हाइट, तो कभी न कभी वो थम जाएगा ग्राउंड पर। तो पूछता है कि इस पूरी रुकने तक की प्रक्रिया में टिल इट कम्स टू रेस्ट ये कितनी दूरी चलेगा,
कितनी दूरी का मतलब हुआ कि ये यहाँ से आया, h नीचे आया, फिर इतना दूरी चला, फिर उसके बाद इतना दूरी ऊपर उठा, फिर इतना दूरी नीचे आया, फिर इतना दूरी ऊपर उठा, फिर इतना दूरी नीचे आया, फिर इतना दूरी ऊपर उठा, फिर इतना दूरी नीचे आया। ये हर एक डिस्टेंस को आपको जो है वो निकालना है, जोड़ना है। तो हम इसको हटाते हैं और इस गणित का काम करते हैं। देखिए ये सवाल में, तो अगर हम इस पूरी डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो फिजिक्स जो है हमें क्या सिखाएगा इस सवाल के साथ कि डिस्टेंस क्या है ना। हम आगे फिजिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा विस्थापन, डिस्टेंस का मतलब होगा द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें निकालनी है वो मान होगा h, ये जो देखो h प्लस यहाँ से ऊपर उठा h1, फिर आया नीचे h1 तो 2h1 प्लस, फिर यहाँ से उठा h2, फिर आया h2 तो 2h2 प्लस, फिर h3 2h3, और इसी तरह से डैश डैश डैश। और ये पता नहीं हमें कि कितनी बार टक्कर लेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा, ये बात तो गारंटी है, लेकिन कितनी बार इस तरह से स्ट्राइकिंग करके टक्कर लेगा आई डोंट नो। आई कैन एज्यूम इट विल टेक आफ्टर इन्फिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी स्ट्राइक करता है, मान लेते कभी ना कभी तो रुकेगा ही, और उसकी संख्या लिमिट नहीं है तो हम इसको इन्फिनिटी कर लिए हैं। इन्फिनिटी समय, इन्फिनिटी दूरी तक में तो रुक ही जाना है, इन्फिनिटी स्ट्राइकिंग में तो उसको रुक ही जाना है ना। तो आपको ये इन्फिनिटी तक लेना है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये 2 यहाँ सब में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 सब में, खाली इसमें 2 नहीं है, बाकी सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। h1 का मान देखो तो ये है 4/5h, 2 तो कॉमन हो गया। h2 का मान देखो ये है 4/5²h, और h3 का मान यही है 4/5⁻³ इसी तरह से डैश डैश आप यहाँ इन्फिनिटी तक शो कर सकते हो। बस आपने जो सवाल पढ़ा, ऑफ कोर्स दैट इज अ प्योर प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, बट फिजिक्स की बस एक कॉन्सेप्ट चाहिए, डिस्टेंस क्या है। और डिस्टेंस हमने आपको बता दिया कि भाई ये जो पाथ लेकर के चला है उस पाथ की लंबाई लेनी है, तो आपने वो पाथ की टोटल लंबाई कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद आपकी काम करेंगी गणित। नहीं, अगर आप इसको जोड़ने जानते हो तो प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा, और अगर जोड़ने जानते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल आसान हो जाएगा। इसको हम हटाते हैं क्योंकि इसके सारे डाटा हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब देखो हम इसकी गणित कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। h ये रहा आपकी, 2 तो कॉमन ले चुके हैं। अब क्या कीजिए, यहाँ देखो सब में h है तो उस h को भी कॉमन ले लो, और यहाँ देखो 4/5 सब में तो 4/5 को भी आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएंगे 1। एक 4/5 जो है हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेंगे 1 पावर, 4/5 यहाँ पर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पावर 2 बचेंगे। इस तरह से डैश डैश टू इन्फिनिटी हुआ। अब आप यहाँ पे इस सीरीज को देखो, और इस सीरीज से हमें ये डिसाइड करके बताओ कि ये किस प्रोग्रेशन में है ये किस प्रोग्रेशन में है, एपी में है, जीपी में है, किस में है। तो आप कहोगे सर ये जीपी में है, जीपी में है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो 4/5 है, 4/5 है, और ये जो 4/5 जो है वो 1 से छोटा है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इट इज द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, और उसकी जो कॉमन रेशियो है दैट इज लेस देन 1। नाउ इट इज h, इट इज 8h/5, और इधर क्या आ गया, फॉर्मूला बोलिए इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का, a/1 - r। याद होगा, याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठ करके निकाल रहे हैं।
तो ठीक है, हम मान के चलेंगे कि आपने जो हमने लेसन दिया वो आपने पूरी पढ़ ली, समझ ली, याद कर लिया। ए का मान क्या कहेंगे? ए का मान कहेंगे 1। आर का मान क्या कहेंगे? आर का मान कहेंगे 4/5। ठीक है, तो ये देखो 5 यहाँ आएंगे, 5 में से 4 गया तो नीचे 1 बचेगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया h + 8h/5। 5 ऊपर नीचे 1 रहा, 5 का 5 में से 4 गया, 1 बचा नीचे, 5 गया ऊपर, ये 5 5 कट गया एंड दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स h। ठीक है, तो जितनी हाइट से गिराएंगे उसकी 9 टाइम्स वो चलेगा और फिर जा कर के रुक जाएगा, इस तरह से। तो यही सवाल है जिसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं और आप इसको कर सकते हैं इस तरह। ऐसे आपको कई सवाल मिलेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया कि कैसे सीरीज सीक्वेंस का जो है उपयोग आता है फिजिक्स के सवाल में। ठीक है, तो ये था सीरीज और सीक्वेंस पर आधारित एक प्रॉब्लम और इसमें हमने जीपी का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पाया है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो हम उस पर एक वैसे तो एग्जाम्पल हम डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते वो सिखा दिए थे, फिर भी हम आज एक और एग्जाम्पल इसका करते हैं। गिवन डी आई जे के 2 - 1 4 0 3 1 इस तरह से है। ऊपर में आई जे के है, एक फैक्टर है मान लो, नीचे में न्यूमेरिकल सारे मान दिए हुए हैं। आपको ये डी का मान निकालना है। फाइंड डी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। कैसे निकालोगे आप देखो और बताओ। करने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं, शायद आप अगर उसको देखे होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे तो बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। उसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट हैं उसको साइन दे दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस साइन दे दीजिएगा। और साइन देने के बाद जो ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसको 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया कि जिसमें भी आपने साइन दिया है उसको आप बारी बारी से पिक करो। जैसे इसको आप पिक करो साइन के साथ, माने प्लस आई लिया है आपने, और जिसको आपने पिक किया उस एलिमेंट के रो में जितने एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट के कॉलम में जितने एलिमेंट हैं सबको ढक दो। इसके रो में ये एलिमेंट है, कॉलम में ये एलिमेंट है, ढक दो। कितने दिखे? ये 4 दिखे। उसको आप एक डिटर्मिनेंट में सजा लो। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट आप साइन के साथ लो, ये वाली, और तब इस एलिमेंट के रो में जितने एलिमेंट हैं और कॉलम में जितने एलिमेंट हैं उसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढक दो। ये 4 दिखेंगे आपको, 2 0 4 1। और इसके बाद तीसरा एलिमेंट को पिक करो, साइन वाला जो लिए दिए हैं उसको, और उस एलिमेंट के रो में जितने एलिमेंट हैं और कॉलम में जितने एलिमेंट हैं उसको ढक दो। ये 4 दिखेंगे। ये सारी हमने डिटेल से डिस्कस की थी, नियम क्या है इसके, प्रोसेस क्या है इसके। तो हमने ये 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, दिस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और अब आप इसको तोड़ लो, कितने आएंगे? -1 × 1 -1 और -4 × 12 माइनस जी, इधर 2 × 1 2 और -4 0 0। ये हुआ के 3 6, 3 × 2 6 -0, क्योंकि 0 × -1 0 हो जाएगा ये। और हमें लगता है यहाँ रिजल्ट आ जाएंगे -13i -2j। यहाँ बाबू देखो -2j, ये तो 0 है, और यहाँ होंगे 6k + 6k। तो ये d के कुछ इस तरह के मान आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनेंट।
तो आपने देखा इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले जो सवाल बनाया जितने भी हैं वो सारे फिजिक्स के ही पार्ट हैं, और ये कहीं ना कहीं अदा कदा हमें सवाल बनाने के प्रक्रिया में, थ्योरी पढ़ने की प्रक्रिया में मिलता रहेगा, है ना। और ये सारे का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो पिछली वीडियो में हमने जो अलजेब्रा की बात पढ़ाई थी उसमें सारी बातें बता दी गई हैं। और ये तो हुआ कि कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन, है ना। तो आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आप इस पूरी सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जितना भी हमने बताया है। अगले क्लास में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चूँकि वो छोटा सा पार्ट है तो थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और उसी में हम लोग उसके प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।